हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 17 अगस्त। हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप उनका आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा अपने एंड पर। क्लियर? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो पूछ रहे हैं वो पहला क्वेश्चन है आपके लिए। ये है आयुष मिशन। आयुष मिशन की शुरुआत कब हुई थी? कि लॉन्च डेट क्या है? लॉन्च ईयर बता दीजिए आप एटलीस्ट। और एक बताना है आपको। यह सवाल इसलिए पूछा गया बिकॉज हाल ही में जो भारत की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसमें आयुष पद्धति का इस्तेमाल करते हुए ट्रीटमेंट किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? वो ये इस प्रकार की योजना है जिसमें कि एक में मेडिकल असिस्टेंस मिलता है, 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसलिए आयुष मिशन जो लॉन्च किया गया था वो कब किया गया था आपको ही बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है आभा आईडी। आभा आईडी कितने अंकों का है और किस मिशन के तहत ये किस मिशन के तहत इसको अलोकेट किया जाता है? थर्ड आपके लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो हाल ही में लॉन्च किया गया था। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 यानी EOS 08, इसे लॉन्च करने के लिए इसरो के द्वारा कौन सा रॉकेट प्रयोग किया गया है? ये आपको नाम बताना है। 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, इनको अटेम्प्ट करने का आप ट्राई कीजिएगा। इसके आंसर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो है कि बायो इथेनॉल प्लांट से। तो विच स्टेट गवर्नमेंट had opened first greenfield grain-based ethanol plant in the country? कि भारत में सा राज्य कौन सा है जिसने कि देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया है? ध्यान रखिएगा, ये पिछले वर्ष स्थापित हुआ है, पिछले से पिछले वर्ष, और ये किया था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा पूर्णिया जिले में। कहां पर? बिहार के द्वारा पूर्णिया जिले में। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? नीतीश कुमार जी हैं। उन्होंने मई 2022 में बिहार के पूर्णिया जिले में इसे लॉन्च किया था। जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है हम जानते हैं। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत। क्या लक्ष्य है हमारा? हमारा लक्ष्य है कि बाय द ईयर 2025-26 वी विल ऐड 20% एथेनॉल इन पेट्रोलियम, यानी 2025-26 तक हमें पेट्रोल के अंदर कितना एथेनॉल ब्लेंड करना है? 20%। मींस 80% पेट्रोल जाएगा और 20% हमारा जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल क्या है? देखिए हमारा एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जिससे कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचता है। और हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही कि जो एथेनॉल है ये 3 तरह का है। बायोफ्यूल है, ये एक बायोडीजल और बायोएथेनॉल, 2 प्रकार के बायोफ्यूल होते हैं। उसमें एथेनॉल जो है, बायोफ्यूल जो है, ये 4 जनरेशन, इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन। जो सेकंड जनरेशन है वो नॉन एडिबल ऑयल से निकालते हैं, और फर्स्ट जनरेशन फ्यूल होता है हमारा एडिबल ऑयल से, एडिबल क्रॉप से, यानी इसमें गन्ना है, शुगर केन है, मक्का है। तो बिहार ने ऐसा इसलिए लॉन्च किया बिकॉज बिहार के अंदर क्या है, लगभग 18 से 19 जिलों में क्रॉप बेल्ट आती है, यानी वहां पर गन्ने की जो कॉर्न बेल्ट है, नहीं उसमें सॉरी कॉर्न नहीं, उसके अंदर मक्का की फसल होती है। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कुल कॉस्ट 105 करोड़ रुपए, और इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जो कि इसका किसको इंप्लीमेंट कर रही है? बिहार स्टेट की जो बायोफ्यूल या एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास इसका है। ये कुल 15 एकड़ की जमीन पर, 15 एकड़ के लैंड पर प्लांट स्टेब्लिश हुआ है, जो कि प्रतिदिन 65,000 लीटर बायो एथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा। और अगर देखा जाए तो डेली 150 टन 150 टन मात्रा का मक्का और चावल का उपयोग किया जाएगा। किसके अंदर? इस प्लांट के अंदर। ये जो प्लांट है हमारा बिहार का पूर्णिया का, इसकी खास बात क्या है? ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट मतलब क्या है? इस प्लांट से होने वाला इमिशन शून्य होगा। क्यों? हम जानते हैं जब भी किसी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर किसी तरह के उत्पाद का अगर उत्पादन हो रहा है
तो कहीं ना कहीं वहाँ पानी का इस्तेमाल होता है, परंतु यहाँ जो पानी इस्तेमाल होगा कुछ मात्रा में, उसको भी क्या किया जाएगा, फिर से यूज कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें वेस्ट मैनेजमेंट जो है प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, इसलिए इसे कहा गया है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट। क्लियर। अच्छा, इसके साथ ही क्या होगा कि अब ये बायो जो एथेनॉल है प्लांट, ये एथेनॉल तो बना देगा, इसे कौन खरीदेगा? इसके लिए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा 3 कंपनीज है हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल, 3 हमारी महारत्न कंपनी है। इनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, किस हमने मतलब बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 10 साल तक ये प्रोडक्शन होगा। इसे कौन परचेज करेगा? इट विल बी परचेज बाय द 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका संबंध है नमो भारत ट्रेन से। आप सभी जानते हैं ये ट्रेन जो है पिछले वर्ष न्यूज में रही थी। आज इसे पढ़ने का रीजन ये है कि एक वन नेशन वन टिकट, यानी एक राष्ट्र एक टिकट जो पहल है, उसके तहत नमो भारत टिकट के संबंध में क्यूआर कोड लॉन्च करने की बात की गई है। इसलिए हमारे लिए टॉपिक नमो भारत ट्रेन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही 2 ट्रेन और है, एक ट्रेन और है वंदे भारत ट्रेन। कौन सी है? वंदे भारत। इससे आप बहुत परिचित होंगे, वंदे भारत ट्रेन के बारे में अपने हैंड पर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। वी विल डिस्कस सम एमसीक्यूज इन दी नेक्स्ट क्लासेस ऑन वंदे भारत ट्रेन। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग नमो भारत ट्रेन। नमो भारत ट्रेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? क्लियर। तो पहला है रैपिड एक्स इज कंट्रीज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस विच हैज बीन रीनेम्ड नमो भारत, यानी इस ट्रेन का नाम पहले क्या था? रैपिड एक्स था, उसका नाम बदल कर दिया गया नमो भारत ट्रेन। बिल्कुल यह ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। पहले इसका नाम रैपिड एक्स था, लेकिन जो एजेंसी इसे इंप्लीमेंट कर रही है उसने इसका नाम बदल कर दिया है नमो भारत ट्रेन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ये संस्था इसे इंप्लीमेंट कर रही है, इज इंप्लीमेंटिंग इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस प्रोजेक्ट। इसे कहा जाता है आरआरटीएस, यानी रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जिसका उद्देश्य है कि हमें जो भी रेलवे का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए 100 किलोमीटर की दूरी है, तो उसकी दूरी कम करना बाय इंक्रीजिंग दी स्पीड ऑफ रेलवे। क्लियर। तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर हमारा क्षेत्र है, जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? इसमें कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का है, कुछ दिल्ली पूरा है, कुछ हरियाणा का है, कुछ राजस्थान का है। इस प्रकार से क्षेत्र है जिनको मिलाकर कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और वहां पर स्थापित एक परिवहन निगम, यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, वो इसे इंप्लीमेंट कर रहा है। बिल्कुल ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा है इट विल कनेक्ट दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, बिल्कुल ये दिल्ली और मेरठ के बीच चलने वाली ट्रेन होगी। इसकी दूरी लगभग होगी 82 यानी 82.15 एग्जैक्ट किलोमीटर अगर बात की जाए तो ये रफली आप मान लीजिए 82 किलोमीटर की टोटल दूरी होने वाली है। फोर्थ ऑप्शन है द ट्रेन विल हैव एन ऑपरेशनल स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल नहीं। इसकी जो ऑपरेशनल स्पीड है वो कितनी होगी? वो इससे ज्यादा होने वाली, 180 किलोमीटर के करीब होने वाली है। क्लियर। ये हम बात करते हैं इस ट्रेन के बारे में। देखिए इसका इसमें एक मेश टाइप है, ये 180 किलोमीटर, कितना है? 180 किलोमीटर यहाँ टाइप होना चाहिए था, ये बाय मिस्टेक 160 है। तो आप ध्यान रखिए इसकी परिचालन गति कितनी है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं इसकी ऑपरेशनल स्पीड, जिस स्पीड पर चलने वाली है वो होगी 160 किलोमीटर, इसकी अधिकतम स्पीड है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ये हम बात करें। और इसकी सामान्य औसत स्पीड होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 82 किलोमीटर की कुल दूरी है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ ट्रैक की, उसमें से 17 किलोमीटर का एक प्रायोरिटी सेक्शन, यानी ऐसा सेक्शन जिसकी हमें अधिक आवश्यकता थी, तो उसको जो है तो लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 में। और अंडर दी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी आरआरटीएस, इसके कॉरिडोर के तहत। क्लियर। इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? इसे कर रहा है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम इसे इंप्लीमेंट कर रहा है। और इसने भारत की पहली फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम रखा था रैपिड एक्स, और बाद में उसका नाम बदल कर दिया नमो भारत ट्रेन। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा ये जो प्रोजेक्ट है कुल हमारा, इसके तहत कुल 8 ऐसे रास्ते तैयार किए गए हैं जिन पर 8 रास्तों पर ट्रेन चलाई जाएगी। लेकिन इसके कुल प्रायोरिटी एरियाज हमारे कौन से हैं? 8 कॉरिडोर में से 3 है। पहला है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ,
सेकंड है दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर, तीसरा दिल्ली पानीपत। इन 3 को पहले डेवलप किया जाएगा, उसके बाद जो है ये बचे हुए 5 कॉरिडोर्स हैं, इनको डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी पे 3 है, फेज 1 में 3 होंगे, फेज 2 में हमारे अलग 5 अन्य जो कॉरिडोर है उनको डेवलप किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई इससे बनने के बाद दिल्ली से मेरठ कोई व्यक्ति आता है तो उसकी कुल दूरी जो है 82.15 किलोमीटर जो है 1 घंटे से भी कम समय में पूरी हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे लिए बात है, काम की बात है इसके ट्रेन के फीचर्स, यानी ट्रेन की खूबियां क्या है। पहली खूबी तो ये, हर ट्रेन के अंदर 6 कोच होंगे। आप सभी जानते हैं कोच का मतलब क्या है, सिटिंग कंपार्टमेंट होते हैं। इसमें 2x2 की सीट्स होती हैं, दोनों तरफ 2-2 सीट्स होती हैं। इसमें होगा प्रीमियम कोच होगी, और एक कोच होगी वो स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। 6 कोच में से एक कोच निकाल दीजिए, एक कोच क्या होगी, महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। और हर कंपार्टमेंट में, हर कोच के अंदर जो महिलाएं हैं, वृद्धजन हैं, स्पेशली एबल्ड दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए सीट्स जो है रिजर्व रखी जाएगी। ये बात की सेकंड पॉइंट में। तीसरा है कि इसमें एक जनरल कोच के अंदर क्या होगा, आप सभी जानते हैं ट्रेन से यात्री नॉर्मल सामान्य आदमी भी कर, सामान्य व्यक्ति भी करता है, परंतु कई बार हम देखते हैं कुछ पेशेंट, कुछ मरीज भी ट्रेवल करते हैं। तो ध्यान रखिए, उसको उनकी सहायता के लिए एक मेडिकल स्ट्रेचर और एक मेडिकल व्हील चेयर, दोनों की सुविधा की जाएगी एक जनरल कोच के अंदर। अच्छा, किराया कितना होगा? देखिए, किराया 2 तरह से, एक तो स्टैंडर्ड फीस, एक है प्रीमियम क्लास के लिए। जो सामान्य श्रेणी है उसके लिए 20 रुपए से 50 रुपए का किराया होगा, इस रेंज में होगा, अलग अलग दूरी के अकॉर्डिंग होगा, बिटवीन अकॉर्डिंग टू दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 2 स्टेशन। सेकंड होगा प्रीमियम क्लास। प्रीमियम श्रेणी के अंदर वो किराया 40 रुपए 100 रुपए के बीच में होगा। और ध्यान रखिए, जो बच्चे हैं जिनकी हाइट 90 सेंटीमीटर से कम है, अभी तक हम क्या देख के आते हैं, क्या देखते हैं, 5 साल या 3 साल जो छोटे बच्चों का किराया में कहीं ना कहीं छूट मिलती है, माफ होता पूरी तरह से। पर यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ कितना है, 90 सेंटीमीटर। ऐसे बच्चे जिनकी हाइट 90 सेंटीमीटर से कम है, उनको इस ट्रेन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल करने की इजाजत, परमिशन दी जाएगी इन दी नमो भारत ट्रेन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है, हाल ही में क्या हुआ है, भारत सरकार ने ये घोषणा की है, डिक्लेरेशन दिया है दैट अभी वर्तमान में भारत की 3 नई रामसर साइट्स, 3 जो नए रामसर स्थल हैं उनको इंक्लूड किया गया है, 3 आर्द्र भूमि को इंक्लूड किया है रामसर सूची के अंदर। भारत के 3 आर्द्र भूमि स्थल हैं, उनको इंक्लूड किया है रामसर सूची में। आपको बताना वर्तमान में कुल कितनी साइट्स हो गई हैं, तो बढ़कर हो गई है ऑप्शन सी 85। पहले 82 थी, उससे बढ़कर अब कितनी हो गई है, 85 हो गई है। उससे पहले, जैसे इससे पहले कि हम डिस्कस करेंगे कितनी साइट्स है, कौन कौन से प्लेसेस है, हमें थोड़ा पता होना चाहिए रामसर स्थल है क्या। तो चलिए थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं हम, रामसर रामसर स्थल है क्या। देखिए होता क्या है, पहली बात करें रामसर साइट की, तो रामसर साइट जो है ऐसे क्षेत्र होते हैं, ऐसे एरियाज हैं, ऐसे भूमि जहां पर पानी की उपलब्धता हो, रामसर साइट्स। ये रामसर जो है एक ईरान का स्थल, ईरान के नाम, ईरान में जगह है तो कहा जाता है। पहली बात करेंगे वेटलैंड की, यानी आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि को इसमें इस सूची में शामिल करते हैं। पहला टॉपिक होना चाहिए हमारा वेटलैंड्स, यानी आर्द्र भूमि। अब आपको नाम से पता पड़ रहा है आर्द्र भूमि, यानी ऐसी जगह भूमि पर, मतलब पृथ्वी पर विद्यमान ऐसा स्थान जहां पर पानी की उपलब्धता हो। अब पानी की उपलब्धता कहाँ होती है, किसी पौंड में हो सकती है, किसी रिजर्वायर में, जलाशय में हो सकती है, एक हो सकती है लेक्स, झील के अंदर हो सकती है, रिवर्स में हो सकती है, हमारे मैंग्रोव वन क्षेत्र है, उनको शामिल करते हैं वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि के अंदर। अब ये आर्द्र भूमि है ना, ये हो सकता है कि इसके अंदर जल की उपलब्धता पूरे वर्ष पर्यंत हो, या किसी प्रमुख सीजन के दौरान, मान लीजिए मानसून जो हमारा सीजन है, मानसून सीजन है, या तो इसके अंदर इसमें पानी की अवेलेबिलिटी रहे, या फिर रहे वर्ष पर्यंत रहे। तो ठीक है, सेकंड हम बात करें कि इसका अपना एक अलग इकोसिस्टम होता है, इसका अपना एक डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम होता है। क्या होता है, एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र होता है इस वेटलैंड का, इसका, जिसे हम दर्जा दर्जा जहां जिसको दर्जा मिलता है रामसर साइट का। और कहीं ना कहीं जो स्थल है इसका होना चाहिए इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी अंतरराष्ट्रीय महत्व के ऐसे स्थल जो आर्द्र भूमि है, उनको इंक्लूड किया जाएगा इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि को हम शामिल करते हैं रामसर सूची के अंदर। जो रामसर साइट्स है, अगर भारत की हम पहली बात करें तो भारत की पहली सूची शामिल कौन हुई थी,
ध्यान रखिएगा, चिल्का लेक है, चिल्का लेक उड़ीसा की, उसे शामिल किया गया था। और साथ ही साथ राजस्थान का केवला देव, केवला देव नेशनल पार्क, जो कहाँ है, राजस्थान के अंदर। इन दो स्थलों को पहली बार इंक्लूड किया था रामसर सूची के अंदर। जो रामसर कन्वेंशन है ये हुआ था साइन 1971 के अंदर, 1971 में इसके पर हस्ताक्षर, इसी एग्रीमेंट साइन हुआ था। और उसके बाद भारत की ओर से जो है दो स्थल इसमें ऐड किए गए थे। ध्यान रखिएगा, जो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट्स है, लार्जेस्ट रामसर साइट्स, रामसर साइट ऑफ इंडिया इज सुंदरबन, सुंदरबन। ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल के अंदर। ये आप कुछ फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनको याद रखिएगा, ये हमारे काम की बात है, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। थोड़ी हम बात करते हैं बैकग्राउंड की इसके बारे में। तो भारत का जो एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय है और उसके मंत्री हैं मिस्टर भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने ऐसी इंफॉर्मेशन दी कि भारत की ओर से 3 नए रामसर स्थलों, 3 नए वेटलैंड को रामसर सूची में शामिल किया गया है, जिसमें कि जिससे कि भारत के रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 85 होती है। इसमें 2 तमिलनाडु क्षेत्र हैं, एक तो नंजरायण बर्ड सेंचुरी, नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, एक है काजू वैली बर्ड सेंचुरी यानी काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, 2 तमिलनाडु से हैं। और एक है तवा रिजर्वायर, जो कि है मध्य प्रदेश का। यदि आपको ध्यान हो तो तवा नदी, जब नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ते हैं तो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तवा नदी, जो ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर के अराउंड इसकी टोटल लेंथ है। ये मध्य प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखिएगा। एक जलाशय है और 2 पक्षी अभ्यारण्य, कुल संख्या हो गई 85 अंडर दी रामसर साइट ऑफ दी रामसर कन्वेंशन। अब जो भारत में कुल 85 रामसर साइट्स हैं, इनके द्वारा जो कुल ज्योग्राफिकल एरिया है, मतलब कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र को इन्होंने कवर किया है, वो किया है, कितना एरिया, आप काउंट करिए इसे कि कितना हेक्टर एरिया होगा ये, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि एक ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जब से कन्वेंशन में साइट्स इंक्लूड होना शुरू हुई है उसके बाद से लेकर के अब तक कुल वो 59 साइट्स तो ऐसी हैं जो 2014 से 24 के मध्य पिछले 10 सालों में ही इस सूची में शामिल हुई है। भारत जो है रामसर कन्वेंशन, रामसर अभी समय है का हिस्सा, इसका सिग्नेटरी है। और इसका गठन हुआ था, रामसर ईरान का शहर है, 1971 में भारत ने अपनी अनुमति सहमति दी थी। और भारत ने तो अप्रूवल कब दिया था, तो ये दिया था, ये डेट आप याद रखिएगा, 1 फरवरी 1982। क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा ऐसा इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ऐसा नहीं है कि 1971 में भारत ने इसे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी था, इसका पक्षधर था तो उसने उसी वक्त साइन कर दिया, नहीं, हमने 11 साल बाद किया है 1982 के अंदर किया। ये डेट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम 1971, अलॉन्ग विद 1971। इस डेट के साथ ये डेट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमने इस दिन साइन किया था। 1982 से 2013 तक जो है कुल 26 साइट्स ही, हम 26 स्थल ऐसे हैं भारत के जिनको इस सूची में स्थान मिला था, लेकिन 2014 से लेकर 24 10 सालों के अंदर 59 नए साइट्स हमने इसमें ऐड होते दिखे हैं। अच्छा, हम बात करें देश में सर्वाधिक रामसर सूची कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के अंदर 18 स्थल हैं, फिर उसके बाद यूपी के अंदर 10 स्थल। तमिलनाडु में कितने हैं, 18 हैं, और यूपी में है 10 रामसर साइट्स की हमें देखने को मिलती है। ये फैक्ट है, आप ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम थोड़ी बात करते हैं नंजरायण बर्ड सेंचुरी यानी नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य। ध्यान रखिएगा, इसका नाम जो प्रोनाउंसिएशन है कुछ और भी हो सकता है तमिल लैंग्वेज में, बट लगभग ये होगा नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य। ये क्या एक झील है जो कि तमिलनाडु का तिरुप्पुर जिला है, वहां पर अवस्थित है। ये कहां पर है, तिरुप्पुर जिला। क्लियर। इसको रिस्टोर किया गया था, इसकी का पुनर्निर्माण करवाया गया था, एक राजा थे किंग नंजरायण, जिन्होंने कई शताब्दियों पूर्व इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम नंजरायण पड़ा है। और ध्यान रखिए, ये तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य भी है। 16वां कौन सा है, 16वां है काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, 17वां है हमारा ये नंजरायण बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु को। जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं वो इन फैक्ट को जरूर ध्यान रखिएगा। अभी जो वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि है, ये डिपेंड करता है मेनली वेदर कंडीशन पे, किस प्रकार का मौसम वहां, अगर मान लीजिए मानसून पीरियड है तो वहां पर अधिक वर्षा होगी तो अधिक उसमें ज्यादा पानी पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी, तो माइग्रेटरी बर्ड यानी
ऐसे पक्षी जो किसी और देश से चलकर इस स्थल पर आते हैं उनकी संख्या इसमें तादाद बढ़ जाती है। और स्पेशली ऑन हेवी रेन्स वाटर फ्लो फ्रॉम नालार ड्रेनेज, नल्लार ड्रेनेज है अफवाह तंत्र है, वहां से अधिक पानी आता है। नेक्स्ट बात करें काजू वैली पक्षी अभयारण्य की, तो ये तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य है और इसका कुल एरिया है 5151 हेक्टेयर। ये उन बच्चों के लिए काम का है जो कि तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दी एसएससी और अदर एग्जामिनेशंस। क्लियर। ये कहाँ पर स्थित है? ये पौंडीचेरी के उत्तर में एक जिला है, विलुपुरम जिला, वहां पर स्थित है। राइट। अच्छा, ये जो झील है ये बंगाली खाड़ी से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं भारत का जो नक्शा है, ये भारत रहा, इधर तो क्या कहलाते हैं, इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट, इसे कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल यहाँ क्या है? बे ऑफ बंगाल, हमने कल ही पढ़ा था, कुछ दिन पहले पढ़ा बे ऑफ बंगाल के बारे में, बिम्स्टेक पढ़ा था, उसके अंदर हम पढ़ते हैं बे ऑफ बंगाल। तो ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ चेन्नई के पास जो है, ये पुडुचेरी के पास जो उत्तर में विलुपुरम जिला है वहीं पर स्थित है ये क्या? वेटलैंड। क्लियर। अच्छा, ये जो है ना झील है, ये जुड़ी हुई किससे? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाली खाड़ी से जुड़ी हुई बाय दी ब्रैकिश उपुकली क्रीक से, और एदायन तित्तू एस्चुरी यानी एक जल संधि है जिसके माध्यम से जुड़ी हुई है किससे? बंगाली खाड़ी से। एस्चुरीज क्या होती है? ऐसा जैसे कि मान लीजिए ये भारत है, ये नक्शा है, ये भारत का मैप है, यहाँ पर कोई कट होगा, ये झील है यहाँ पे, और छोटा सा कट यहाँ पर होगा जो किसे जो जोड़ेगा इस झील को बंगाली खाड़ी से। यानी मान लीजिए इस प्रकार से झील है और छोटा सा कट होगा, यहाँ बंगाली खाड़ी हम देखते हैं। इस प्रकार से इस माध्यम से जो है कुछ जगह से जल का हिस्सा जिसे कहते हैं हम एदयाथित्तु एस्चुरी यानी जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य वो होता है जो कि दो वाटर बॉडीज को, दो जल निकायों को जोड़ने का काम करता है, यानी काइंड ऑफ छोटी केनाल, नहर कह सकते हैं या कोई भी पानी का मार्ग कह सकते हैं, जो बड़े दो जल राशियों को आपस में जोड़ता है उसे कहते हैं जल डमरू मध्य, और उसका नाम है दयनतित्तु एस्चुरी। भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है पेनिनसुला इंडिया है, उसका वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड्स है। ठीक है, और उसे 3 भागों के अंदर बांटा गया है, ये आप पढ़ सकते हैं, ये ज्यादा काम की इन्फॉर्मेशन आपके लिए है नहीं इस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तवा रिजर्वायर, तवा जलाशय, इसको दिया गया है दर्जा, और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये कहाँ बना हुआ है? इट इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ तवा एंड देनवा रिवर, तवा और देनवा नदी है, उनके जहाँ दोनों नदियां मिलती है वहां पर अवस्थित है। और आप जानते हैं तवा नदी जो है ये एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी बाईं ओर की सहायक नदी है किसकी? नर्मदा रिवर की। और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है महादेव हिल से, महादेव पहाड़ियों से निकलती है और जाके मिलती है नर्मदा नदी से। कहाँ मिलती है? ये मिलती है नर्मदापुरम जिले के अंदर। क्लियर। छिंदवाड़ा जिला वही है जहां से कौन बिलोंग करते थे? बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी, उनका संबंध छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है। तो ध्यान रखिएगा तवा रिवर जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी? नर्मदा रिवर की, और इसका इसका उद्गम होता है महादेव की पहाड़ियों से और नर्मदा से मिलती है नर्मदापुरम जिले के अंदर। ध्यान रखिएगा मालानी नदी, सोनभद्र नदी और नागद्वारी नदी, ये कुछ सहायक ऐसी बड़ी सहायक नदियां हैं जो कि किसकी सहायक नदियां हैं? तवा नदी की। अब ध्यान रखिएगा तवा रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर नर्मदा, हमने पहले बात की थी, लगभग 172 किलोमीटर की दूरी है, और सबसे बड़ी सहायक नदी नर्मदा की कौन है? तवा रिवर है। तवा रिजर्व, तवा जलाशय कहाँ बना हुआ है? इट इज सिचुएटेड नियर दी इटारसी कस्बे के पास, इटारसी टाउन वहां सिचुएटेड है ये। द रिजर्वर इज लोकेटेड इनसाइड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा बाघ रिजर्व है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, वहीं पर ये स्थित है, उसके अंदर स्थित है क्या? तवा रिजर्व। और ये बनाता है पश्चिमी सीमा बनाता है किसके साथ? सतपुड़ा नेशनल पार्क के साथ और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ। ये फैक्ट उन बच्चों के लिए ज्यादा काम के हैं जो कि मध्य प्रदेश स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं। आपके लिए काम क्या है कि वेटलैंड कितने हो गए? 85 हो गए। 3 कौन से जोड़े होंगे नाम पता होना चाहिए। वेटलैंड क्या होता है? रामसर कन्वेंशन कब किस ईयर में हस्ताक्षर हुआ? भारत का कब सदस्य बना? सबसे बड़ा रामसर स्थल भारत का कौन सा है? और भारत के शुरुआती 2 स्थल कौन से आपको बता दिए वो, एक तो चिल्का लेक है और एक भरतपुर का राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर की बात हो रही है यहाँ पे। आईसीएमआर हैज कंडक्टेड फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल ऑफ डेंगू वैक्सीन इंडिया। ध्यान रखिएगा भारत में डेंगू की अब तक वर्तमान कोई वैक्सीन नहीं है। आईसीएमआर ने जो आईसीएमआर एक फेज 3 तीसरे चरण का क्लिनिकल यानी नैदानिक
परीक्षण की शुरुआत कर रहा है और आपको बताना है इनमें से किस कंपनी के साथ इसने शुरुआत की। तो दिस राइट आंसर जो है वो है पेनेसिया बायोटेक। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है बेंगलोर में। इसने कौन सी कोविड की वैक्सीन कौन सी बनाई थी, तो ध्यान रखिएगा कोविशील्ड। और भारत बायोटेक ने बनाई थी कोवैक्सीन। हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये तीनों कंपनीज क्या है, वैक्सीन बनाती हैं। जाइडस कैडिला कंपनी जिसने बनी जाइकोव डी, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसआईआई की है कोविशील्ड। ये कुछ प्रोमिनेंट वैक्सीन है टू डील विद दी कोविड 19 पैंडेमिक। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये जो आईसीएमआर है ये तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कर रहा है और ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है, ये किया गया है पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजी कॉलेज, जो कहाँ स्थित है, इट इज सिचुएटेड इन दी रोहतक, हरियाणा के रोहतक में स्थित है। और यहीं से पहले व्यक्ति हैं जो कि इस ट्रायल के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। ICMR and Panacea Biotech has announced that the initiation of first ever phase 3 clinical trial for dengue vaccine। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डेंगी ALL, यानी डेंगी ऑल वैक्सीन है और डेवलप की है इसके द्वारा, पेनेसिया बायोटेक के द्वारा। आई होप यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। करंटली देखिए भारत के अंदर कोई भी ऐसा वैक्सीन नहीं है जो कि डेंगू को ठीक कर सके, ना तो उसे लाइसेंस मिला हुआ है ना ही वो अप्रूव्ड है। नो एंटी वायरल ट्रीटमेंट और लाइसेंस और वैक्सीन अगेंस्ट डेंगू इन इंडिया हम पढ़ चुके हैं। भारत के अंदर जो डेंगू है उसके कुल 4 टाइप्स हैं। कितने, 4 टाइप्स, 4 सीरो टाइप्स हैं। चारों प्रकार भारत के अंदर मिलते हैं और ऐसा देखा गया है कि कई बार तो वो अलग अलग क्षेत्रों में स्प्रेड भी होते देखे गए हैं। क्लियर। अब क्या है, हम बात करें भारत की, तो अगर डेंगू का स्प्रेड देखें तो ओवरऑल तो विश्व के अंदर 30वें रैंक पर टॉप 30 कंट्रीज हैं, उसके अंदर भारत भी शामिल होता है, जहां पर डेंगू के केसेस मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग दी मेनी सीजन। भारत के अंदर जो है हमारे देश में लगभग 75 से 80% इन्फेक्शन है वो एसिम्टोमेटिक, यानी जिनके लक्षण हमें पता नहीं होते। कितने हैं, 75 से 80%। फिर भी ध्यान रखिएगा अगर उनमें लक्षण नहीं पाए गए फिर भी उनमें इस बीमारी को फैलाने की क्षमता होती है। ऐसे लोग क्या होते हैं, अपनी इस डेंगू फीवर को स्प्रेड कर सकते हैं और एडीज मॉस्किटो स्प्रेड करते हैं। आपको पता है इसके पीछे ही कारण है। और लगभग 20 से 25% केस जिसमें कि लक्षण दिख जाते हैं, ध्यान रखिएगा उनमें सबसे अधिक जो खतरनाक केस होते हैं किसके खिलाफ होते हैं, बच्चों के खिलाफ होते हैं। ठीक है। और एडल्ट की हम बात करें तो एडल्ट में बीमारी क्या हो सकती है, अगर सीवियर लेवल हो जाए इसका तो डेंगू हेमरेजिक फीवर और साथ ही साथ डेंगू शॉक सिंड्रोम डेवलप हो जाते हैं। ये 2 चीज ध्यान रखिएगा। ये 2 बीमारियां हैं, एक तो डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये किस में हो सकते हैं, सिर्फ एडल्ट के अंदर, वयस्कों के अंदर होते हैं, बच्चों में नहीं होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। भारत के वर्तमान में चिकित्सा एवं परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जेपी नड्डा जी। क्लियर। हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एन एमओयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू एनहांस कोऑपरेशन इन द एमएसएमई सेक्टर, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। भारत सरकार के द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किस देश के साथ किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि 2 देश साथ में आएंगे और एमएसएमई क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अलग अलग उसमें डिबेट्स होगी, अलग अलग डिस्कशन होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म डेवलप किए जाएंगे। क्लियर। तो इसमें देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है विच इज यूएसए। भारत और अमेरिका ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है टू एनहांस दी एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि एमएसएमई कंपनीज कौन सी हो सकती है, क्या क्राइटेरिया होता है कि ये हम पता लगा सके कि कौन सी कंपनी इस कैटेगरी में आती है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, हम चाहते हैं कि भारत और अमेरिका का जो एमएसएमई क्षेत्र है ये ग्लोबल मार्केट यानी वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बढ़ाए, अपनी पहुंच बढ़ाए, ग्लोबल मार्केट में क्या बढ़ाए, अपनी रीच बढ़ाए। ये इसका ऑब्जेक्टिव है इस एमओयू का। अब इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज, यानी दोनों देशों के पास अलग अलग जो हमें एक्सपर्टाइज है, हमारे पास अलग अलग स्किल्स हैं, उसको हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे, नॉलेज को शेयर करेंगे, जिससे कि ग्लोबल लेवल पर हमारा फुटप्रिंट बढ़ सके। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, म्यूचुअल विजिट, यानी भारत की ओर से कुछ उद्यमी अमेरिका जाएंगे, अमेरिका से कुछ उद्यमी भारत के अंदर आएंगे, साथ ही साथ वेबिनार्स होंगे और इसमें होगी वर्कशॉप होगी। अब बिंदु क्या होंगे, किस टॉपिक पर होगा, किस प्रकार से हम
व्यापार को बढ़ा सके। एक्सपोर्ट फाइनेंस यानी अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए कंपनी को पैसा चाहिए, उसके लिए उसे वित्त कहाँ से किस प्रकार से कितना इजी वे में मिले उस पर डिस्कशन होगा। तकनीक किस प्रकार की इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल ट्रेड किस प्रकार हो, ग्रीन इकोनॉमी यानी हरित इकोनॉमी, हरित अर्थव्यवस्था मतलब एमएसएमई कंपनी प्रोडक्शन इस प्रकार करें कि उनका उत्सर्जन कम से कम हो। कौन सा इमिशन, CO2 का इमिशन, ग्रीन हाउस गैस का। साथ ही साथ व्यापार सुगमता किस प्रकार बनाई जा सके, किस प्रकार से अलग अलग ट्रेड नॉर्म्स उन्हें नॉर्मलाइज कर पाए, कम से कम रखे, पेपर वर्क कम से कम करें जिससे कि एमएसएमई अच्छे से स्टेब्लिश हो पाए। उनके लिए टैक्सेशन जो कर संबंधी प्रावधान है उनको हम थोड़ा ईज करें। अब इसके अंदर क्या होगा देखिए, जो महिला उद्यमी है, ह्यूमन एंटरप्रेन्योर्स है, उनके लिए एक अलग जॉइंट प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा, संयुक्त कार्यक्रम चलाए जाएंगे टू एम्पावर दी विमेन एंटरप्रेन्योर्स, महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने की बात की गई। और ध्यान रखिएगा इसमें प्रॉमिस किया गया है दैट इट दे विल एस्टैब्लिश अ बिजनेस मैचिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाएगा, तो सेटअप किया जाएगा जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा कि व्यवसाय की जो व्यापार की जो अवसर हैं उनको बढ़ा सकें, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को। साथ ही साथ ऐसा क्यों करें, हम जानते हैं किसी देश को अगर आगे बढ़ना है तो वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण सेक्टर को आगे बहुत मजबूत होना होगा, और एमएसएमई इसके अंदर बड़ा रोल प्ले करता है, बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए बिजनेस मैचिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा जिससे कि अलग अलग समय पर अलग अलग सम्मेलन आयोजित हो सके और सभी को इसका लाभ मिल सके। देखिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, किस प्रकार हम पता लगाएं कि कौन सी इकाई, कौन सा उद्यम जो है लघु है, कौन सा सूक्ष्म है, कौन सा मध्यम है। तो ध्यान रखिए ये दो तरह की मैन्युफैक्चरिंग और सेवाएं, यानी विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, और वहां से टर्नओवर यानी टर्नओवर के आधार पर जो है व्यापार के कारोबार के आधार पर हम पता लगाते हैं कि कौन सा उद्यम सूक्ष्म, लघु और मध्यम कैटेगरी में आएगा। यदि मान लीजिए इन्वेस्टमेंट, निवेश किया गया है 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से कम का निवेश होगा, और टर्नओवर यानी वार्षिक कारोबार को 5 करोड़ से कम है, उसे कहेंगे माइक्रो यूनिट, माइक्रो एंटरप्राइज यानी सूक्ष्म उद्यम। यदि उस उद्यम के अंदर 10 करोड़ से कम का निवेश है और 50 करोड़ से कम का टर्नओवर है, कारोबार है, तो उसे कहेंगे स्मॉल यानी लघु उद्यम। और यदि टर्नओवर, यदि इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है और टर्नओवर है 250 करोड़ से कम, तो उसे कहेंगे मीडियम एंटरप्राइज यानी मध्यम उद्यम कहा जाएगा। ये एक क्राइटेरिया याद रखिएगा, ये 1 जुलाई 2020 से ही लागू हो चुका है। आई होप यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ ऑकस। देखिए इस प्रश्न से आगे बढ़े उससे पहले फैक्ट ध्यान रखिएगा, जो बेसिक क्राइटेरिया है कि कितना निवेश होगा और कितना कारोबार टर्नओवर होगा, ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज ए टेबल आप इसको शॉर्ट, इसका शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले कुछ भी करें, बट इसको कंटिन्यूसली आप याद रखिएगा, किसी एग्जाम के अंदर आपसे पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो एमएसएमई सेक्टर है ये काफी मजबूत सेक्टर है किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ऑकस, ये कुछ देशों का समूह है, 3 देशों का समूह है, आपको बताना है निम्नलिखित इनमें से कौन सा देश इसका पार्ट नहीं है। तो ध्यान रखिए इसका पार्ट जो है साउथ कोरिया नहीं है, 2021 में ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता किया गया था यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी वजह है। अब इसके अंदर क्या हुआ देखिए, पहले हम पढ़ते हैं रिसेंट चेंजेस क्या हुए। रिसेंट अपडेट ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया ने डील साइन की यूएस और यूके के साथ, जिसमें क्या होगा कि दोनों देश न्यूक्लियर सीक्रेट मटेरियल्स, यानी परमाणु परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो है सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, मटेरियल्स है, वो शेयर करेंगे किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब मेनली क्या हो रहा है देखिए, यूएस ट्रांसफर कर रहा है एक वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर सबमरीन, वर्जीनिया श्रेणी की एक परमाणु ऊर्जा पनडुब्बी है, वो दे रहा है यूएस किसको, ऑस्ट्रेलिया को। साथ ही साथ जो इक्विपमेंट होंगे, अलग अलग उपकरण होंगे, वो कौन देगा, वो यूके देगा। तो किसमें आएंगे, एसएसएन ओकस सबमरीन के अंदर, ये सबमरीन का नाम है एसएसएन ओकस सबमरीन। इसके तहत क्या होगा, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कौन देगा, वर्जीनिया क्लास की यूएस देगा और यूके देगा अलग अलग उपकरण। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो तीनों है आप जान सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया यूके और ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएसए, इन्होंने तीन देश साथ आते हैं। इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि इस क्षेत्र में इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर सिक्योरिटी अरेंजमेंट को इंप्रूव करना, और उसी की तरफ बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो अब की न्यूक्लियर सबमरीन दे देगा, कौन, यूएसए। तो यूएसए कहना है अगर मान लीजिए इस न्यूक्लियर सबमरीन से किसी प्रकार का वेस्ट यानी अवशिष्ट निकलता है, तो उसका मैनेजमेंट या उसका प्रबंधन कौन करेगा, इसकी कंप्लीट जिम्मेदारी होगी ऑस्ट्रेलिया की, हमारा लेना देना कुछ भी नहीं है इससे, ऑस्ट्रेलिया पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा। साथ ही साथ ध्यान रखिए इसका निर्माण कहाँ होगा, ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर,
और यूएस देगा अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, यानी सबसे आधुनिक तकनीक है वो कौन देगा, यूएस देगा। निर्माण होगा ब्रिटेन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ब्रिटेन को सबसे पहली सबमरीन मिलेगी एसएसएन ओका सबमरीन मिलेगी 2030 के बाद लगभग, और ऑस्ट्रेलिया को मिलेगी 2040 के आसपास। ये कुछ हमारे फैक्ट काम के हैं। ऐसा नहीं कि रिसेंटली ये सबमरीन दी जा रही है, सिर्फ एक दी है, वर्जीनिया क्लास सबमरीन की बात की गई है। अच्छा, ऑकस क्या है? इट इज अ ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, यानी त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है जो 3 देशों के मध्य हुआ है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस और यूनाइटेड किंगडम है। ये कब हुआ था? 2021 में शुरुआत हुई थी इसकी। इसका बेसिक काम क्या है? टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंटरेस्ट, यानी इन तीनों देशों के जो सुरक्षा और रक्षा संबंधी जो मसले हैं उनको मजबूत करना, उनकी बढ़ाना। अब ये दो पिलर्स पर आधारित है, दो स्तंभ हैं जिस पर आधारित है पूरा एग्रीमेंट है। तो पहला क्या है? ऑस्ट्रेलिया टू अक्वायर इट्स कन्वेंशनली आर्म्ड एसएसएन सबमरीन फ्लीट। ऑस्ट्रेलिया को क्या होगा? न्यूक्लियर पावर्ड एसएसएन सबमरीन जो दी जाएगी, हमने बात की है 2030 तक, तो किसको मिलेगी? लगभग अराउंड 2030 तक मिलेगी यूके को, और 2040 के अराउंड मिलेगी ऑस्ट्रेलिया को। सेकंड है, जो तीनों देश हैं वो लगभग 8 ऐसे एरियाज हैं डिफेंस के, वहां पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। कौन कौन से एरियाज होंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, नवाचार, इनोवेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, यानी सूचना को साझा करना, साइबर अंडर सी, यानी समुद्र के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है उनके बारे में, हाइपरसोनिक एंड काउंटर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है उसको शेयर करना, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। ई वॉरफेयर क्या हुआ? आप जानते हैं कई बार आरोप लगते रहते हैं एक देश के द्वारा दूसरे देश पर कि हमारे इलेक्शंस को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया गया है, उस प्रकार से ई वॉरफेयर हो सकता है, राइट। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं, ह्यूमन पर्वो वायरस। ह्यूमन पर्वो वायरस, ये यूएस में केस देखा गया है, इसका नाम है ह्यूमन पर्वो वायरस B19। ये क्या होगा देखिए, वहां का यूएस का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यानी रोग रोग नियंत्रण एवं निराकरण जो केंद्र है इसका, उसके द्वारा कहा गया है कि यूएस के अंदर पर्वो वायरस B19 के काफी केसेस देखे गए हैं। एक प्रकार का क्या है ये? रेस्पिरेटरी इंस्पेक्शन, यानी श्वसन तंत्र में संक्रमण होता है इस वायरस के द्वारा। और इसमें देखिए कुछ सिम्टम नॉर्मल सिम्टम्स हैं, जैसे कि मतलब खांसी आना और रेशेस पड़ जाना चेहरे पर, हाथों पर। और आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि 2 चरणों के अंदर होता है। पहला थोड़ा नॉर्मल होता है, सेकंड जो है थोड़ा स्टेज सीवियर होता है इसका। ये क्या है? इसका दूसरा नाम भी है, इसका नाम है फिफ्थ डिजीज, यानी 5वीं बीमारी, या कहते हैं स्लैप्ड चीक डिजीज। यानी स्लैप्ड चीक का मतलब क्या हुआ? यदि आप किसी व्यक्ति के अगर गाल पर चांटा मारे तो क्या होता है? गाल लाल होता है, उसी प्रकार का गाल दिखता है इस बीमारी के अंदर, इसलिए कहते हैं इसको स्लैप्ड चीक डिजीज, स्लैप्ड चीक बीमारी। ये पेरो वायरस B19 जो है ना डिजीज, एक सीजनल रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी ये मौसमी वायरस है जो कि श्वसन तंत्र को इम्पैक्ट करता है। और इसे किससे फैलता है? थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बाय पीपल, यानी लोग जो छींकते हैं उससे फैल सकता है, खांसते हैं उससे भी फैल सकता है। और इसके सीवियर केस दे रहे हैं। जो इन्फेक्शन है वो क्या होते हैं? ये कई बार एसिम्टोमेटिक होते हैं, यानी मतलब क्या होता है उसमें लक्षण पता लगते नहीं है। हल्का बुखार हो, माइल्ड फीवर हो, फ्लू लाइक इलनेस, यानी जब किसी को बुखार आती है क्या होता है? जोड़ों में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, थकान होना, मसल्स मांसपेशियों में पेन होना, इस प्रकार के होते हैं, वो अननोटिसेबल होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये इसका स्टेज बढ़ जाए, सीवियरिटी बढ़ जाए और सेकंड स्टेज के अंदर पहुंच जाए, ध्यान रखिए इसमें क्या होता है? फेशियल रेस, यानी चेहरे पर जो लाल चकत्ते पड़ जाना, जिसे हम कह रहे हैं स्लैप्ड चीक डिजीज कह रहे हैं, ऑफन कॉल्ड अ स्लैप्ड चीक रैश, फॉलोड बाय जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द होना, स्वेलिंग होना, सूजन आना, और साथ ही साथ जनरल बॉडी रेश, यानी वगैरह होना। इस प्रकार के सिम्टम्स इसके अंदर पर्वो वायरस B19 या स्लैप्ड चेक डिजीज। देखिए हमने बात की थी शुरुआत में वन इंडिया वन टिकट की, कब की थी हमने? नमो भारत ट्रेन के टाइम। तो देखिए हुआ क्या है, हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, यानी भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा समझौता हुआ है। वो चाहते हैं कि वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएं। इससे क्या होगा? यात्री यात्रा कर रहे हैं, उनकी यात्रा थोड़ी आरामदायक सुखद रहे। तो 2 तरह की लाइन होती है, मेन लाइन रेलवे जो वर्तमान में सामान्य श्रेणी की रेल लाइन है, और नमो भारत ट्रेन है। इनके लिए हमने लॉन्च किया है वन नेशन वन टिकट। क्लियर? यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। जो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल सिंपल बात की अभी तक हमने। इसमें क्या होगा? इट विल अलाउ वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव विल अलाउ पैसेंजर्स टू बुक एंड ट्रेवल यूजिंग बोथ सर्विस। दोनों सेवाओं का यूज कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। देखिए अगर कोई किसी व्यक्ति के द्वारा IRCTC से ट्रेन का ई टिकट बुक किया गया है, तो चाहे तो क्या कर सकता है? नमो भारत ट्रेन का टिकट भी उससे
क्या कर सकता है, बुक कर सकता है। और ध्यान रखिएगा पहले पहले क्या था, ऑलमोस्ट 6 लोगों की परमिशन थी एक टिकट के अंदर, लेकिन अभी से बढ़ाकर कर दिया है कितना, 8 ट्रेवलर यानी 8 यात्री एक टिकट पर यात्रा कर सकते हैं। ऐसा नहीं एक व्यक्ति ने टिकट लिया 8 लोग, ऐसा नहीं, एक टिकट बुक करने पर 8 लोगों की नंबरिंग उसमें हो सकती है। अच्छा इसमें क्या होगा, एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। अब क्यूआर कोड क्या करेगा, देखिए जैसे किसी व्यक्ति ने टिकट बुक किया, क्यूआर कोड बनेगा और जितने यात्री उन सभी अलग अलग क्यूआर कोड बनेगा और उनके इंडिविजुअल नंबर पर यानी पर्सनल नंबर पर क्या होगा, जो टेक्स्ट जाएगा उसमें क्यूआर कोड भी होगा, उनकी डिटेल भी होगी। साथ ही साथ ये क्यूआर कोड 4 दिन तक वैलिड रहेगा। मान लीजिए किसी को 2 तारीख को यात्रा करनी है, महीने की 2 तारीख को यात्रा करनी, तो 1 तारीख से लेकर के ये 3 और 4 यानी 1 2 3 4 यात्रा से 1 दिन पहले, यात्रा से 2 दिन बाद तक ये क्यूआर कोड वैलिड रहेगा। अगर ये क्यूआर कोड उसके पास है तो टीटी को स्कैन करके इसका पता लगा सकता है कि कौन पैसेंजर है, कहाँ से बैठा है, कौन कहाँ से ऑन बोर्ड हुए है और कहाँ जाना है। अब ध्यान रखिए, ईच पैसेंजर विल रिसीव देयर ओन नमो भारत टिकट विद डेडिकेटेड क्यूआर कोड, ये हमने बात कर ली है। जो पैसेंजर उसमें यात्रा कर रहा है सभी को एक अलग से डेडिकेटेड क्यूआर कोड मिलेगा विद दी नमो भारत टिकट। जो नमो भारत टिकट है, ध्यान रखिएगा अगर मान लीजिए आपने टिकट बुक किया है और आप 8 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, क्लियर, किसी व्यक्ति ने टिकट बुक किया 8 लोगों का, तो उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है सभी के टिकट में वही शो होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट यहाँ पर यात्रा करना चाह रहे हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, बिल्कुल सिंपल बात की हमने। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नमो वाला ट्रेन टिकट है ना, का कलेक्शन किस प्रकार किया जाएगा, जो आईआरसीटी की जो सुविधा शुल्क है उसके साथ इसका चार्ज कर लिया जाएगा। और ध्यान रखिए कोई व्यक्ति अगर टिकट कैंसिल करता है तो जो सामान्य प्रक्रिया है कि जो भी प्लेटफॉर्म फीस है वो नहीं मिलती, बाकी जो नॉर्मल किराया है वो उसको व्यक्ति को मिल जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे रहेगा। अब ऐसी सुविधा क्या मिली है, इवन विदाउट परचेजिंग रेल टिकट, बिना रेल टिकट आप खरीदे भी नमो भारत टिकट को बुक, नमो भारत ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। वो कब होगा, उनके डेली यूज के लिए। मान लीजिए डेली पैसेंजर है जिसको क्या करना होता है, अपने ऑफिस के लिए किसी एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाना होता है और वहां ट्रेन चल रही, मान ली दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से मेरठ अगर जाना है या दिल्ली से गाजियाबाद जाना है, तो क्या होगा, जो भी दूरी है अगर सुबह जाकर शाम को आना है तो उनके लिए क्या होगा, बिना ट्रेन टिकट परचेज किए भी वो इसके माध्यम से नमो भारत ट्रेन टिकट के नाम से, नमो भारत ट्रेन टिकट के माध्यम से सेम डे में ट्रेवल कर सकते हैं। ये फैसिलिटी दी गई है। अच्छा एक न्यूज आ रही है हमारे वो, ये आ रही है टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट है हमारे, गोल्ड मेडलिस्ट पैरा प्लेयर, जिनका नाम है पैरा शटलर प्रमोद भगत जी। इन्हें 18 महीने के लिए तो एक कोर्ट है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, ये वही कोर्ट है जहां पर हमारे विनेश फोगाट जी ने भी अपील की थी कि उनको सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए। उसी कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है 18 महीने के लिए प्रमोद भगत जी को क्या करता है, ब्लैक लिस्ट मतलब इनको बैन करता है, 18 महीने तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है, रीजन इनका एंटी डोपिंग रेगुलेशन यानी डोपिंग को रोकने, डोपिंग को प्रतिबंधित करने के लिए जो नियम बनाए गए उनका इन्होंने पालन नहीं किया। इन्हें 3 बार मौके दिए गए थे, तीनों बार ये फेल हो गए, ऐसा वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन कहना है। देखिए जो इनकी कैटेगरी प्रमोद भगत जी की ये है SL3 कैटेगरी, क्लियर। और इन्होंने जीता टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल, टोक्यो ओलंपिक नहीं टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर, ध्यान रखिए। दूसरा इन्होंने जीता है 4 बार सिंगल्स का विश्व सिंगल का खिताब जीता है। कब कब जीता है, 2015, 19, 22 और अभी हाल ही में 23 में जीता है, वर्ल्ड कप में जीता है, इसमें टोक्यो पैरालंपिक में जीता है। साथ ही साथ मेंस डबल गोल्ड जीते हैं इन्होंने, गोल्ड मेडल 2013 का जो ग्लोबल चैंपियनशिप था उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 28वां सम्मेलन हुआ है किसका, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी राज्य और केंद्र की जो सांख्यिकी संस्थाएं हैं उनका सम्मेलन हुआ 28वां, और उसकी शुरुआत की गई थी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ये कहाँ हुआ है, ये दिल्ली में हुआ है 12 से 13 अगस्त को। कहाँ पर, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो है जनपथ नई दिल्ली में। तो थीम क्या था, यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग यानी डेटा का प्रयोग निर्णय प्रक्रिया के लिए डेटा का उपयोग करना, स्ट्रेंथनिंग स्टेट स्टैटिस्टिकल सिस्टम यानी राज्य की सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करना, डेटा का प्रयोग करते हुए राज्यों की जो सांख्यिकी प्रणाली है उसको, ये सिंपल थीम है इसकी। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए वर्ल्ड बैंक है, यूएन, अलग अलग जो बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं वहां से भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अराउंड 30 अलग अलग इंस्टीट्यूशन से वहां से पार्टिसिपेट किया। इसमें क्या हुआ है, आइडियाज एक्सचेंज हुए यानी विचारों का आदान प्रदान हुआ है, बेस्ट प्रैक्टिस यानी सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया हम क्या अपना सकते हैं, डिस्कशन हुआ है इसमें कि सामान्य मतलब साझा हित है उन लोग किस प्रकार हम आगे बढ़ा सकें, इस प्रकार की बातें हुई है सांख्यिकी क्षेत्र में। और इसी कॉन्फ्रेंस में हुआ है 25वां पब्लिकेशन किया गया है विमेन एंड मेन इन इंडिया, ये हमारे लिए काम का है यहाँ से, विमेन एंड इंडिया
2023। ये क्या कहता है, एक प्रकार का पब्लिकेशन है जो बताया जाता है कि महिलाओं की और पुरुषों की भागीदारी कितनी है, दोनों के अलग अलग क्षेत्रों में क्या विकास हुए देखने को मिलते हैं। तो देखिए, तो मातृ मृत्यु दर जिसे हम कहते हैं मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, इसमें कमी कटौती देखी गई है, जहां पर 2004 से लेकर 6 में प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर जो है ये थी 254, यानी 1 लाख जीवित बच्चों को जन्म देने पर 254 महिलाओं की मृत्यु होती थी। वो घटकर 2018 से 20 में कितनी पहुंच गई, 97। देखिए, बहुत बहुत बढ़िया बात है ये। क्यों ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि भारत के अंदर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, वो उसको हम प्रमोट कर रहे हैं अंडर सो मेनी इनिशिएटिव। नेक्स्ट है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, यानी ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है परंतु किसी कारणवश उनका देहांत होता है, मृत्यु होती है। ध्यान रखिएगा, ये 2015 में 43 थी, लेकिन अब वो घटकर हो गई है 32। ये भी हमारे लिए एक अच्छा अचीवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें इंक्रीज इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी जो श्रम बल है उसमें भागीदारी बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, पुरुषों की तो बढ़ी है 78.5%। कब से कब तक के बीच में, 2017 से 2017-18 में थी 75.8%, ये बढ़कर उल्टी हो गई है 78.5%। महिलाओं की बढ़ी है 33% बढ़ गई है भागीदारी, इतनी पहुंच गई है। क्लियर, मतलब कुल जो कार्यबल है, मतलब ऐसे व्यक्ति जो डेमोग्राफी डिविडेंड में आते हैं उसमें से 78.5% हमारे पुरुष काम कर रहे हैं और महिलाएं कर रही हैं 37% काम कर रही है। ये 2022-23 का डेटा है। क्लियर, ये 5 साल का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। साथ ही साथ बताया गया है कि भारत में कुल 47.6% ऐसे स्टार्टअप हैं जिनकी मुखिया कौन है, महिलाएं हैं, या तो उन्हें वो लीड कर रही हैं। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं का उत्थान भारत के अंदर हुआ है। ध्यान रखिएगा, डेटा 47.6% स्टार्टअप ऐसे हैं जिन्हें लीड कौन कर रहा है, महिलाएं कर रही है। नेक्स्ट हम बात करें चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करांदीकर जी हैं। आयोग यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट न्यूज आती है हॉकी से। टी.आर. श्रीजेश, इन्हें कहते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया इन दी हॉकी। जिस प्रकार क्रिकेट के अंदर कौन है, क्रिकेट के अंदर कौन है, मिस्टर राहुल द्रविड़, वैसे इनको कहा जाता है टी.आर. श्रीजेश को भारत के दीवार कहा जाता है, क्योंकि ये अच्छे गोलकीपर हैं, काफी गोल बचाते हैं भारत टीम के लिए। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के बाद इन्होंने लिया है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद हॉकी इंडिया ने अनाउंस किया है कि इंडिया जूनियर टीम के ये होंगे हेड कोच, और इनके नाम कुछ रिकॉर्ड भी हैं, वो हम बात करते हैं। 2 तो इन्होंने जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल, ये अचीवमेंट ध्यान रखिए। 2 ब्रॉन्ज मेडल कहाँ जीते हैं, एक टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर और एक पेरिस ओलंपिक में। 2 बार जीता एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, कहाँ, 2014 और 23 में। एक बार जीता एशियन गेम्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल 2018 में। साथ ही साथ 2 बार कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर जीता है 2014 और 22 में। 4 बार एशियन चैंपियनशिप जब ट्रॉफी भारत ने जीती तो उसके टीम के मेंबर थे 2011, 16, 18 और 2023 में। ये अवार्ड भी इन्हें मिले हैं। 2017 में मिला है पद्मश्री पुरस्कार, 2021 में मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेलों में सब दिया जाने वाला भारत सरकार के सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रथम पुरस्कार है। कौन सा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2021 में ये भारत की ओर से दूसरे पर्सन थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे जिन्हें मिला था वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड। क्या मिला था, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2021 में, किसको, टी.आर. श्रीजेश जी को। और दूसरा है फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2021 और 22, 2 वर्षों के लिए मिला है। इनसे ज्यादा बेटर हमारे लिए क्या काम का है, हमारे लिए काम का ये अवार्ड्स हैं जो अचीवमेंट हम शो दिखाते हैं कितना डेडिकेटेडली उन्होंने काम किया है फॉर द इंडियन टीम। चलिए, हमारा आज का लेक्चर ही समाप्त करते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, उस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बी कॉन्फिडेंट, पढ़ते रहिए अपने एंड पर।